सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत शेयर बाजार नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन क्लास का तीसरा पार्ट है। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाट, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या जानेंगे। आज हम सीखने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। साथ ही साथ हम सेबी के उद्देश्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम सेबी के कार्यों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सेबी क्या कार्य करती है। और अपनी आज की ऑनलाइन क्लास का हम समापन करेंगे शेयर बाजार में शब्दावली का, विभिन्न प्रकार के शब्द जो शेयर बाजार में यूज होते हैं उनका क्या मतलब होता है, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेबी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से हम जानते हैं। तो यह एक ऐसी संस्था है जो शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को नियंत्रित करती है, एक तरह से कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है, ये अब तक हम जान चुके हैं। इसके माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूंजी निर्गमन यानी कि नियंत्रण अधिनियम 1947 लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम शेयर बाजार का पूर्ण नियंत्रण करने में असफल रहा। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को की गई। तो किस लिए की गई इसकी स्थापना? जो शेयर बाजार के अंदर जो विनियोग करता है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी खरीद और उसकी बिक्री यानी कि परचेज और सेल, उन दोनों को ही सिक्योर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं सेबी के बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है शेयर बाजारों का नियमन यानी रेगुलेशन बनाए गए, नियम बनाए गए। सेबी का सर्वप्रथम उद्देश्य शेयर बाजारों को नियंत्रण करना है ताकि उन पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार कुशल सेवाएं प्राप्त कर सके, उनके साथ कोई धोखाधड़ी वगैरह ना हो। फिर निवेशकों की सुरक्षा, निवेशकों के अभाव में बाजार, पूंजी बाजार जो है वो अर्थहीन हो जाएगा। अतः निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा का अर्थ इन्हें कंपनियों द्वारा विवरण पत्रों में दी जाने वाली गलत सूचनाओं से बचाना, सुपुर्दगी यानी कि डिलीवरी पेमेंट के जोखिम को कम करना आदि है। अतः सेबी का जो है उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। फिर इसके अलावा आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग का क्या अर्थ होता है? कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय करना। ठीक है, कोई गलत किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग जो नहीं होनी चाहिए उसको रोकना होता है। इससे आम निवेशकों के हितों को ठेस पहुंच सकती है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना अति आवश्यक होता है। सेबी के माध्यम से आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के अनेक प्रयास लगातार किए जाते हैं। इसके अलावा और क्या उद्देश्य होता है? दलालों पर नियंत्रण करना। पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दलालों तथा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सेबी की स्थापना जो है वो 1992 में की गई। अच्छा, सेबी कार्य क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सेबी के कार्यों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला संरक्षात्मक कार्य। क्या होता है ये? प्रतिभूतियों के जो भी प्रतिभूतियों का जो है वो शेयर बाजार के अंदर अनुचित व्यवहार, जैसे कि निवेशकों को धोखा देने के लिए मिथ्या विवरण जारी इत्यादि करना, मतलब कंपनी की झूठी रिपोर्ट वगैरह इश्यू कर देना, उनको रोकना है एक तो। फिर प्रतिभूतियों के आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना है, जैसे हम उद्देश्यों में हमने पढ़ा
गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाकर जो है वो कई लोग प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर लेते हैं, तो उन सारी चीजों को रोकना जो है वो संरक्षात्मक कार्य के अंदर आता है। इसके अलावा निवेशकों को प्रतिभूतियों के व्यवहार संबंधी जो है वो शिक्षा जानकारियां देना भी जो है वो सेबी का कार्य है। प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना सेबी का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये हमारे आ जाते हैं संरक्षात्मक कार्य में। फिर हमारा दूसरा कार्य आ जाता है संचालन संबंधी कार्य। तो किस प्रकार के संचालन संबंधी होते हैं, जैसे कि शेयर बाजारों में किए जाने वाले व्यवसाय का संचालन करना, ब्रोकर, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट, मर्चेंट बैंक, अभिगोपक इत्यादि का रजिस्ट्रेशन करना, मतलब बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के कोई भी जो है ना ब्रोकर, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट, मर्चेंट बैंक, अभिगोपक इत्यादि कार्य नहीं कर सकते। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करना और संचालन करना, वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन करना, संचालन करना, सामूहिक विनियोग स्कीम, उदाहरण के लिए क्या हो सकती है सामूहिक विनियोग स्कीम, जैसे कि म्यूचुअल फंड इत्यादि हो गई, इनका रजिस्ट्रेशन करना, संचालन करना, और शेयर बाजारों का ऑडिट करने का भी काम जो है वो सेबी करती है। तो काफी बड़ा कार्य जो है वो सेबी पूरे के पूरे बाजार पर नियंत्रण करने का तो कार्य कर ही रही है। फिर विकास संबंधी कार्य भी करती है, जैसे कि जो मध्यस्थ होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं लगातार, शेयर दलालों को, उप दलालों को, अंश हस्तांतरण एजेंट हो गए, निर्गमन रजिस्ट्रारों को, मर्चेंट बैंकर्स को, पोर्टफोलियो प्रबंधकों को जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। फिर सत्ता संचालित संगठनों को भी प्रोत्साहित करती रहती है, जो स्वयं जो है वो संगठन कार्य कर रहे हैं। शोध कार्य लगातार करती रहती है और पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों को सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन भी जो है वो सेबी लगातार करती रहती है। अगर आप सभी इसी प्रकार की जो है वो सूचनाओं की जानकारी जानना चाहते हैं, किसी प्रकार की ट्रेनिंग कब होती है, कैसे होती है, ये सारी जानकारी चाहते हैं, तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर जो है वो ये सारी सूचनाएं समय समय पर पा सकते हैं। तो सेबी का तो ये सारा का सारा काम हो गया। मुख्य तो अर्थ यही है कि सेबी जो है वो शेयर बाजार के ऊपर एक तरह से पूरा कंट्रोल जो है वो करती है, वो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती है, वो शेयर बाजार के नियमों का निर्माण करती है, वो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने का जो है वो प्रबंध करती है, वो एजेंट्स के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल बना कर रखती है, वो विभिन्न प्रकार के विकास कार्य भी जो है वो लगातार सेबी जो है वो समय समय पर करती है। तो मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य सेबी का यही हो गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध जो है वो सेबी करती है। अब महत्वपूर्ण जो चीज है वो शेयर बाजार की शब्दावली है, मतलब किस किस प्रकार के शब्द जो हैं वो शेयर बाजार में प्रयोग में लाए जाते हैं और उनका असल में अर्थ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है बदला, जिसको अंग्रेजी में जो है वो कंटेंगो बोलते हैं। क्या होता है ये? तेजड़िए द्वारा, अभी मैं आपको बताता हूं तेजड़िया क्या होता है। तेजड़िए द्वारा प्रतिभूतियों के भाव घटने के कारण सौदे की स्थिति को स्थगित करवाने के लिए वित्तदाता को दिए गए ब्याज को बदला या कंटेंगो कहते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट के अंदर दो महत्वपूर्ण जो है ना वो शब्द होते हैं, एक तो होता है बुल और एक होता है बियर। बुल क्या होता है? बैल, और बियर क्या होता है? भालू। बैल क्या होता है? बैल होता है एग्रेसिव। तो शेयर बाजार जब एग्रेशन में होता है, जब चढ़ाव में होता है, तेजी में होता है, तो हम बुल की संज्ञा उसको देते हैं, तेजड़िए की संज्ञा हम उसको देते हैं। और जब शेयर बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है, माइनस की तरफ जा रहा होता है, ये स्लो प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, तो हम उसे जो है वो बियर की संज्ञा देते हैं, भालू की, क्योंकि भालू जो है वो आलसी प्रवृत्ति का जो है वो जो है जानवर होता है, और जो हमारा बुल जो होता है वो एग्रेशन, गुस्से की प्रवृत्ति का या ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जो है ना प्रोग्रेशन को दिखाने के लिए हम जो बुल का जो है वो प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है उल्टा बदला, मंदड़िए। मंदड़िए किसको हम कह रहे हैं? बियर को। बियर यानी भालू, यानी कि जब मंदी आ रही है शेयर मार्केट के अंदर। तेजड़िया हम किसको कह रहे हैं? जब शेयर मार्केट में तेजी आती है, बुल। तो उल्टा बदला क्या हो गया? जब मंदड़िए द्वारा प्रतिभूतियों के भाव बढ़ने के कारण सौदे की तिथि को स्थगित करवाने के लिए वित्त फाइनेंसर को दिए जाने वाले ब्याज को उल्टा बदला कहते हैं। मतलब वो जो अपने ट्रांजैक्शन को जो है ना वो टाल रहा है थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो बचत करना चाहता है उसके अंदर।
हमने T+1, T+2, T+5, T+7 पढ़ा था, उसी से जुड़ी हुई चीज़ है। फिर मंदड़िया, थोड़ा सा और बियर मंदड़िया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यह एक ऐसा सट्टाबाज होता है जो प्रतिभूतियों के भविष्य में बाजार भाव कम होने की उम्मीद में बिक्री के वायदे से सौदा करता है। मतलब ये समझ रहा है कि बाजार के अंदर भाव जो है वो गिरेंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो बिक्री कर देता है, वो सेल कर देता है चीज को, वो खरीदता नहीं है, वो सेल कर देता है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मान लीजिए अभी इसी समय मान लो 200 रुपए का एक शेयर है, तो मंदड़िया क्या सोच रहा है कि शेयर मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, मंदड़िया यानी कि बियर नीचे जाएगी, तो वो क्या करता है, वो 200 रुपए में एसबीआई के 100 शेयरों को सेल कर देता है। अब उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट जो है वो नीचे जाती है और एसबीआई के शेयर का प्राइस जो है वो 195 रुपए चला जाता है। वो क्या करता है, फिर उसको 195 रुपए के भाव से वहां पर जाकर खरीद लेता है। अब क्या हुआ, 5 रुपए का डिफरेंस हो गया, 100 रुपए में चीज बेची, 195 में खरीदी, 200 रुपए में चीज बेची, 195 रुपए में खरीदी, यानी कि जो 5 रुपए का था वो 5 रुपए वहां से वो एक शेयर पे जो है वो प्रॉफिट ले लेता है। इसकी उम्मीद यह होती है कि सुपुर्दगी की तिथि से पूर्व या उसी दिन प्रतिभूतियों के मूल्य कम हो जाएंगे और वह घटे हुए मूल्य पर प्रतिभूति को खरीद कर सुपुर्दगी दे देगा। यह सटोरिया निराशावाद होता है क्योंकि नेगेटिव सोच रहा है कि शेयर बाजार नीचे जाएगा। यदि इसके अनुमान के विपरीत प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाएं तो इसको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब मंदड़िया यानी कि बियर, मंदड़िया सोचने वाला नेगेटिव प्रवृत्ति का है, सोच रहा है कि शेयर बाजार के अंदर शेयरों के भाव नीचे गिरेंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो एडवांस में सेल करके चल रहा है। फिर से उदाहरण देकर समझाता हूं। एसबीआई का शेयर मान लीजिए वर्तमान में 200 रुपए का है और वो 10 शेयर खरीद लेता है, तो उसने कीमत चुकाई 2000 रुपए। वो सोच के चल रहा है कि शेयर बाजार में शेयरों के दाम नीचे गिरेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, सोच के अकॉर्डिंग अगर वैसा हो जाता है और एसबीआई का शेयर 200 की जगह 195 रुपए का चला जाता है, तो वो क्या कर रहा है, जो वो 10 शेयर उसने एडवांस में सेल करे थे वो 195 रुपए के भाव से वहां पर 10 खरीद लेता है। तो वो जो 5 रुपए एक शेयर का डिफरेंस आया और 10 शेयर उसके पास थे, तो 5 गुना में 10, उसको 50 रुपए की इनकम हो गई। एक उदाहरण के साथ में हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब उसके बाद क्या आता है, मंदड़िया बाजार। एक लंबे समय तक प्रतिभूतियों के बाजार भाव में गिरावट चलते रहने की स्थिति को हम मंदड़िया बाजार कहते हैं। लगातार कई दिन तक जो है वो शेयर मार्केट जो है वो माइनस में चली जाती है। मैंने आपको बताया था, आप जाकर जो है वो एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से शेयर मार्केट जो है वो मूवमेंट कर रही है। अगर वहां पर ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है, प्लस में ग्रीन कलर में भाव दिखाया जा रहा है तो प्लस में यानी कि पॉजिटिव सेंस में जा रही है, और अगर रेड कलर में दिखाया गया है तो फिर मंदड़िया बाजार हम उसको कह सकते हैं। लेकिन वही है, लंबे समय तक माइनस में जाएगी तो हम उसको मंदड़िया बाजार कहेंगे। फिर बोली वैल्यू, बोली मूल्य, बिड प्राइस, वह मूल्य जो ग्राहक एक प्रतिभूति के लिए देने के लिए तैयार होता है। प्रतिभूति हम शेयर को बोल रहे हैं, यहां पर एक शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए देने के लिए तैयार होता है, हम उसको बोली वैल्यू कहते हैं। जैसे 200 रुपए में एसबीआई का शेयर खरीदा तो वो जो है ना वो कहेगा कि मुझे 200 रुपए के भाव में जो है वो 100 शेयर चाहिए, जो वो वैल्यू जो लगा रहा है हम उसको बोली मूल्य कहेंगे। फिर उसके बाद आता है हम ब्लू चिप अंश आ जाता है। फिर उसके बाद में अर्थ, एक समृद्धशाली कंपनी के अंश को ब्लू चिप अंश कहते हैं। समृद्धशाली, बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने वाली कंपनियों के अंशों को हम ब्लू चिप अंश कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अंश बाजार। तो स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम जो है वो अंश बाजार ही है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रोकर यानी कि दलाल। स्टॉक एक्सचेंज का जो सदस्य गैर सदस्यों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है हम उसको दलाल कहते हैं। भारत में इस समय इसको कमीशन दलाल, कमीशन ब्रोकर कहते हैं। यानी कि क्या इसका अर्थ क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का जो सदस्य गैर सदस्यों के लिए, यानी कि अगर मुझे शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करनी है तो मैं डायरेक्ट शेयर बाजार में ना जाकर मैं क्या करता हूं, मैं दलाल के पास जाता हूं और वो मेरे लिए शेयर मार्केट से खरीद फरोख्त करता है, तो उसको हम दलाल कहते हैं। अब आ गया तेजड़िया।
ठीक है, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था इसका अर्थ तेजड़िया। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तेजड़िया तेज मतलब बुल, जो बैल होता है वो तेज होता है। प्रतिभूतियों के मूल्यों में बढ़ोतरी की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति को हम तेजड़िया कहते हैं। यह परिकल्पना या सौदेबाज वायदे के क्रय के सौदे की यह उम्मीद लगाकर क्रय करता है कि प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की तिथि या उससे पहले उसका बाजार का भाव अधिक हो जाएगा, वह प्रतिभूतियों को अधिक भाव पर बेचकर लाभ अर्जित कर लेगा। वह स्टोरिया आशावादी कहलाता है, अर्थात यह हमेशा प्रतिभूतियों के बाजार भाव में वृद्धि का इंतजार करता है और इसका अनुमान ठीक हो जाता है तो लाभ हो जाता है, अन्यथा हानि हो जाती है। कैसे हुआ तेजड़िया? वही एसबीआई वाला शेयर लेते हैं। वो क्या सोच रहा है व्यक्ति कि एसबीआई का शेयर जो है वो आने वाले भविष्य में ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा, ज्यादा कीमत हो जाएगी उसकी। तो वो क्या करता है, वो 200 रुपए के भाव से 100 शेयर खरीद लेता है। वर्तमान प्राइस में 200 रुपए के भाव से खरीद लेता है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये जो 200 रुपए प्राइस है ये ज्यादा जाएगा। वो क्या करता है, थोड़े दिन वेट करके प्राइस अगर मान लो ऊपर जाता है, 210 चला जाता है, तो वो 100 रुपए के भाव से एक शेयर 210 के भाव से अपने 100 के 100 शेयर बेच सकता है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है 100 के 100 बेचे, आधे बेच सकता है, एक बेच सकता है, 10 बेच सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तेजड़िया में पहले खरीद रहा है और ये सोच रहा है कि बाजार भाव ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने पर बेच रहे हैं, तो हम उस सोच वाले व्यक्ति को हम तेजड़िया के नाम से जानते हैं। मंदड़िया क्या कर रहा था, ये सोच रहा था कि बाजार में भाव जो है वो नीचे जाएगा, तो वो क्या कर रहा था, पहले चीजों को बेच रहा था और जब मंदी में जाने पर प्राइस जो आया, कम प्राइस जो आया, उस प्राइस पर उसको खरीद रहा था। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। फिर उसके बाद आ गया क्रय विकल्प, कॉल ऑप्शन। यह एक ऐसा अनुबंध है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने के बाद विकल्पदाता से विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य पर या निश्चित दिन खरीदने या न खरीदने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। तो एक पूर्व निश्चित वैल्यू पर या पूर्व निश्चित दिन में खरीदने का जो विकल्प हमें मिल रहा है, हम उसको क्रय विकल्प कहते हैं। पूर्व निश्चित वैल्यू या फिर एक निश्चित दिन खरीदने या न खरीदने का अधिकार जो होता है वो क्रय विकल्प कहता है। फिर रोके रखना, किसी विशेष प्रतिभूति की लगभग संपूर्ण पूर्ति को एक व्यक्ति या समूह द्वारा रोके रखने को हम रोके रखना कहते हैं। मंदड़ियों को इन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें भारी हानि होती है। मंदड़िया क्या कर रहा है, सेल कर रहा है पहले चीज को और बाद में अगर कीमत कम जाती है तो वो उसको परचेज करता है। तो इस कंडीशन में रोके रखना मंदड़ियों के लिए भारी हानि हो सकती है। रोके रखने का मतलब अगर स्टॉक सेम डे जो है वो मेरे प्राइस में नहीं आता जो मैं सोच रहा हूं, तो मैं उसको अपने पास में होल्ड रख लेता हूं। 200 रुपए में एसबीआई के 100 शेयर खरीदे, तो उसी दिन जो है वो सेम कीमत नहीं आई तो मैंने उसको अपने पास में रख लिया। सेम डे जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग हम कहते हैं। ठीक है, मान लो सुबह 9:30 बजे मार्केट में मैंने जो है वो एसबीआई के शेयर खरीदे और पूरा दिन वो कीमत नहीं आती जो कीमत मैं सोच रहा था, तो मैं उसको बेचता नहीं हूँ, मैं होल्ड कर लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ। और मंदड़िया की कंडीशन में ज़्यादा हानि होने के चांस होते हैं, तेजड़िया के में जो है वो बचत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर संशोधन है हमारा करेक्शन। संशोधन का अभिप्राय अचानक विपरीत दिशा में चलने से है। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, संशोधन का अभिप्राय अचानक विपरीत दिशा में चलने से है। जैसे कि यदि अंशों के भाव लगातार बढ़ रहे हों और उसमें उनके भावों में एकदम गिरावट आनी शुरू हो जाए, तो उस स्थिति को हम संशोधन के नाम से कहते हैं। पूरा दिन बढ़िया चल रही थी, हमने पढ़ा था 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारी शेयर बाजार जो है वो ओपन रहता है। सुबेरे मार्केट ओपन हुई, शेयर बाजार ओपन हुआ और बाजार स्टॉक्स के जो है वो बढ़िया प्लस में जो है वो पॉजिटिव सेंस में जो है वो लगातार चढ़ने शुरू हो गए और 2:30 बजे आते आते एकदम से रिवर्स में वापस आने शुरू हो गए। तो ऐसी कंडीशन को हम संशोधन कहते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा पेपर रहित डीमेट, जिसको हमने पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। डीमेट वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक अंशधारी के वास्तविक अंश प्रमाण पत्रों को वापस लेकर उसके स्थान पर समान संख्या के अंशधारियों के उस खाते में जमा कर दिए जाते हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोला जाता है। हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था ये दोनों शब्द। इसके बाद यह अंशधारी जब भी खाते में जमा हो चुके अंशों में व्यवहार करेगा
तो ना तो उसे वास्तविक सपुर्दगी देनी पड़ेगी और ना ही लेनी पड़ेगी। उसे डीपी के पास में यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोले गए खाते में से क्रय या विक्रय किए गए अंशों की संख्या से क्रेडिट या डेबिट करना ही पर्याप्त रहेगा। अंशों में डेबिट के माध्यम से क्रय विक्रय करना आजकल जो है वो पद्धति अपनाई जाती है, तो इसलिए इसको पेपर रहित कहते हैं। फिर यूरो बॉन्ड, वे बॉन्ड जो बाहर देश के बाहर से निर्गमित किए जाते हैं वो यूरो बॉन्ड कहलाए जाते हैं। ठीक है, जो देश में ही होंगे वो बॉन्ड हो जाएंगे, जो देश के बाहर से आएंगे वो यूरो बॉन्ड कहलाएंगे। आंतरिक ट्रेडिंग, वह सौदे जो मूल्य को प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचनाओं के आधार पर किए जाते हैं उसको आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी के अंदर हमने पढ़ा था इसी पॉइंट को, इसी को रोकने का काम सेबी करती है। ध्यान से फिर से बोल देता हूं, वह सौदे जो मूल्य को प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचनाओं के आधार पर किए जाते हैं, यानी कि कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई है उसके बावजूद मूल्य को वो प्रभावित कर सकते हैं, तो वो जानकारी प्राप्त करते हुए जो ट्रेडिंग हम कर लेते हैं हम उसको आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद संस्थागत विनियोगता, वह संस्था जो प्रतिभूतियों में बहुत अधिक संख्या में व्यवहार करती है संस्थागत विनियोगकर्ता कहलाती है। जैसे कि वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक इत्यादि, ये सभी संस्थागत विनियोगता कहलाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो विनियोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। कर्व ट्रेडिंग, कर्व ट्रेडिंग है KERB, कर्व, स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार के घंटे, ट्रेडिंग आवर्स से पूर्व और पश्चात किए जाने वाले व्यवहारों को हम कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के व्यवहारों के घंटे से पहले या फिर उसके बाद किए जाने वाले व्यवहारों को हम कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा शब्द लैम डक। जब एक मंदड़िया अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करता है तो वह ठीक उसी प्रकार संघर्ष करता है जैसे कि एक लंगड़ा व्यक्ति चलने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता। उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। आज मान लीजिए 1 जनवरी 2007 है। मिस्टर राजनवाला XYZ कंपनी के 10,000 अंश 15 फरवरी 2007 को 150 रुपये प्रति अंश की दर से मिस्टर मोहनवाला को बेचने का सौदा कर लेता है। यहाँ मिस्टर राजनवाला का विचार यह है कि 15 फरवरी को इन अंशों का भाव 120 रुपये प्रति अंश होगा। मंदड़िया कौन था? वो सोच रहा है कि बाजार भाव जो है वो शेयर के गिरेंगे, तो 150 के हिसाब से उसने सौदा किया और वो सोच रहा है कि 15 फरवरी को 120 रुपये का अंश हो जाएगा, उसे 30 रुपये प्रति अंश लाभ होगा। माना उस दिन इसका भाव 200 रुपये प्रति अंश हो जाता है, विपरीत चला गया, 50 रुपये ऊपर चला गया, तो अब उसे क्या हो रहा है कि 50 प्रति अंश हानि हो रही है। अब उसकी स्थिति एक ऐसी बत्तख के समान होगी जो चलने में कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि उसकी भविष्यवाणी जो है वो गलत साबित होती है। तो ऐसी कंडीशन को जो मंदड़िए की सोच के विपरीत चली जाती है हम उसको लैम डक के नाम से जानते हैं। आसानी से समझने के लिए, जब मंदड़िए की सोच के विपरीत जो है वो बाजार चला जाता है, बाजार में शेयरों की कीमत चली जाती है, तो हम उसको लैम डक के नाम से जानते हैं। विषम संख्या, ऑड लॉट्स, शेयर बाजार में एक कंपनी के अंशों को एक विशेष संख्या में ही खरीदा और बेचा जा सकता है। ये संख्या सभी कंपनियों की अलग अलग हो सकती है। उदाहरण देकर हम समझते हैं, जैसे किसी कंपनी के अंशों को 100 के गुणांक में ही खरीदा बेचा जा सकता है, तो किसी को 50, किसी को 10 अथवा किसी को 5 या फिर किसी को 1 के गुणांक में खरीदा जा सकता है। इस प्रकार के अंश समूह को हम लोट कहते हैं, संख्या, सम संख्या कहते हैं। इसके विपरीत यदि अंश उक्त संख्या से कम मात्रा में खरीदे बेचे जाते हैं तो हम उसे ओड लोट कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कंपनियां अंशों को लोट्स में ही निर्गमित करती हैं, लेकिन कभी कभी कंपनियां अपने अंशधारियों को बोनस के रूप में भी जो है वो शेयर देती हैं। जैसे एक अंशधारी के पास मान लीजिए 100 शेयर हैं और उसे 2 बोनस अंश दे दिए जाएं, तो इस प्रकार उसके पास में 100 अंशों के लोट तो होगा, साथ में 2 अंशों का एक ऑड लोट हो जाएगा। विषम संख्या डिपॉजिटरी पद्धति में समाप्त हो गई है। अब एक अंश भी सम संख्या हो सकता है। ठीक है,
तो विषम लोट वही होगी जो कंपनी ने लोट फिक्स कर दिया, उसके अलावा अगर कोई शेयर बोनस के रूप में भी अगर दे दिया जाए तो फिर हम उसको विषम संख्या कहेंगे। वर्तमान में ये चीज खत्म कर दिया डिपॉजिटरी पद्धति ने। अगला पॉइंट, विक्रय विकल्प, पुट ऑप्शन। ये एक ऐसा अनुबंध होता है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने पर विकल्पदाता से विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य पर तथा एक निश्चित दिन बेचने या ना बेचने का अधिकार प्रदान कर देता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? यह एक ऐसा अनुबंध है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने पर, मतलब कुछ पैसा नजराना चुकाने पर विकल्पदाता से विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य तथा एक निश्चित दिन बेचने या ना बेचने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉल ऑप्शन के विपरीत है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या था? क्रय विकल्प ऐसा अनुबंध था जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने के बाद विकल्पदाता से विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य पर, यहां तक तो सेम है, लेकिन एक निश्चित दिन पर खरीदने या ना खरीदने का अधिकार प्रदान करना तो हो गया हमारा कॉल ऑप्शन क्रय विकल्प, और बेचने का निश्चित अधिकार प्रदान करना हो गया हमारा विक्रय विकल्प यानी कि पुट ऑप्शन। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है सेबी, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। यह एक ऐसी संस्था होती है जो शेयर बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करती है। इसका पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस संस्था का प्रारंभ पूंजी निर्गमन नियंत्रक को समाप्त करके किया गया जो 1947 में बनाया गया था, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। प्रतिभूतियां, इस पूरे के पूरे पाठ में हमने प्रतिभूतियों के बारे में पढ़ा है। प्रतिभूतियां एक शाब्दिक अर्थ होता है वित्तीय दावे को प्रस्तुत करने वाले प्रपत्र से होता है, जैसे कि अंश हो गए, ऋण पत्र हो गए, बचत पत्र हो गए, विनिमय पत्र हो गए। लेकिन शेयर बाजार के संबंध में प्रतिभूतियों का प्राय ऐसे प्रपत्रों से होता है जिनका शेयर बाजार में क्रय विक्रय होता है। सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज को हम लेते हैं, जैसे कि अंश हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड इत्यादि प्रतिभूतियों की श्रेणी में आ जाते हैं जब हम शेयर बाजार की हम बात करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सेंसेक्स। इसके बारे में भी हमने पूरी चर्चा कर चुके हैं हम इसी पाठ में। मुंबई शेयर बाजार की 30 कंपनियों के अंशों के आधार पर अंशों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव दिखाने वाले सूचक को हम सेंसेक्स कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, फिर से बोल देता हूं। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 30 कंपनियों के अंशों के आधार पर अंशों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव दिखाने वाले सूचक को हम सेंसेक्स कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा न्यून क्रय, शॉर्ट सेलिंग। न्यून विक्रय, न्यून विक्रय का अभिप्राय किसी ऐसी प्रतिभूति के विक्रय से है जो विक्रेता के पास नहीं है। विक्रेता इस उम्मीद से विक्रय कर देता है कि उस प्रतिभूति के मूल्य घटेंगे और वह उसके सपुर्दगी डिलीवरी दे देगा। यदि उसकी आशा के विपरीत मूल्य बढ़ जाए तो उसको भारी हानि चुकानी पड़ती है, जो हमने मंदड़िए वाले पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया था, ये उसी के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद आ जाता सट्टेबाज। वे व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का वास्तविक क्रय विक्रय नहीं करते बल्कि उनके बाजार भाव में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पे व्यवहार करते हैं, हम उसको सट्टेबाज कहते हैं। जो क्रय विक्रय नहीं कर रहे, खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके बाजार भाव में परिवर्तन से लाभ अर्जित कर लेते हैं, उनको हम सट्टेबाज कहते हैं। और हमारा लास्ट जो शब्दावली है वो है चंचल सट्टेबाज। यह एक ऐसा सट्टेबाज होता है जो ना तो प्रतिभूतियों में क्रय करता है और ना ही विक्रय करता है। यह नए जारी किए जाने वाले अंशों के लिए इस उद्देश्य से आवेदन भेजता है। जैसे ही उस कंपनी के अंशों की मांग में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उसके बाजार भाव बढ़ेगा, तो वह इन शेयरों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित कर लेगा। यह सट्टेबाज अंशों के आवेदन राशि के अतिरिक्त और राशि नहीं बेचता, क्योंकि उसका उद्देश्य ही अंशों का आवंटन से पूर्व विक्रय करना होता है। इस प्रकार यह न्यूनतम धनराशि लगाकर अधिकतम अंशों में
व्यवहार करने में सफल हो जाता है। यदि उसकी आशा के विपरीत अंशों के भाव गिर जाएं तो उसको हानि होती है। तो चंचल सट्टेबाज क्या हुआ, जो प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय नहीं कर रहा, वो तो नए अंश जो जारी होते हैं आईपीओज, उन्हीं के अंदर जो है वो काम करता है, शेयरों की डिलीवरी नहीं लेता है। एक मिनिमम अमाउंट जो है वो कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जमा करवा देता है, उम्मीद करता है उसके बाद में इसके भाव बढ़ेंगे और उसी टाइम वो उन शेयरों को बेच देता है। तो बीच का मार्जिन जो है प्रॉफिट में, अगर नहीं रेट बढ़ेगा तो वो नुकसान उठा लेगा। तो बच्चों, आज हमने शेयर बाजार नामक पाठ के ऊपर चर्चा की। हमने इसको पाठ को, तीसरे भाग को हमने खत्म कर लिया। इससे पहले हमने एनएससी और ओटीसीआई एक्सचेंज इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमने सेबी के बारे में जाना, उसके उद्देश्य, उसके कार्यों के ऊपर आज हमने चर्चा की। और सबसे जरूरी जो चीजें थी वो हमने शेयर बाजार के शब्दावलियों के बारे में जाना कि मंदड़िया क्या होता है, तेजड़िया क्या होता है, विक्रय विकल्प क्या होता है, प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ब्लू चिप अंश क्या होते हैं, अंश बाजार किसे कहा जाता है, दलाल किसे हम कहते हैं, लैम डक, ये कुछ शब्द ऐसे थे जो आपने कम सुने होंगे या बिल्कुल नहीं सुने होंगे। लैम डक क्या होता है, यूरो बॉन्ड हम किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमने ऐसे 27-28 ऐसे शब्दों की हमने चर्चा की जो अधिकतर शेयर बाजार के अंदर जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा। आप सबके लिए होमवर्क।